डी चौक से शुरू होकर डी चौक पर खत्म। एक तहलका अंगेज कहानी, आखिर रेंजर्स एहलकारों को शहीद किसने किया है और ये असला बरदार लोग पीटीआई के मार्च में कौन लोग हैं और क्या पीटीआई ने अपने गोल हासिल कर लिए हैं। दूसरी तरफ जनाजों को कंधे दिए जा रहे हैं। दर हकीकत मामला वही है या पसे पर्दा कोई बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और आप इस वक्त प्रोग्राम बराह रास्त अनीस मंसूरी के साथ देख रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। इस वक्त क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसलिए यह बताना बहुत जरूरी है कि वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त शब के 8 बज रहे हैं। तारीख आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर वो वक्त के इस वक्त तहरीक इंसाफ का काफिला कहां मौजूद है। लम्हा व लम्हा बदलती सूरत हाल है, इसलिए आपको बताना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले घंटे क्या सूरत हाल होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। आज तहरीक इंसाफ का काफिला 26 नंबर चुंगी से श्रीनगर रोड से होता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां पर इन्हें पहुंचना था, यानी कि डी चौक। डी चौक पर पहले इनके चंद लोग पहुंचे। ये जो मैं पहले मनाजिर आपको दिखा रहा हूं ये उस वक्त के मनाजिर हैं कि शाम तकरीबन 5 बजे के करीब डी चौक पर ये मुजाहिरीन कंटेनर के यहाँ पर मौजूद हैं और पाक फौज के जवान जो हैं वो इस वक्त कंटेनर्स के ऊपर मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद सूरत हाल बदलना शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको ये फुटेजेस वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होंगे कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि अब कंटेनर पर तहरीक इंसाफ के लोग चढ़ चुके हैं और वहाँ पर जो फौजी जवान मौजूद हैं उनके साथ सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। यूं लग रहा था कि शेरो शकर है और कोई मामला है ही नहीं। लेकिन उससे कुछ देर के बाद फिर डी चौक का मंजर बदलना शुरू हुआ और इस वक्त जब मैं आपसे 8 बजे के करीब गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त से यहाँ से डी चौक की इस जगह से कुछ फासले पर, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर का काफिला मौजूद है। और जिस जगह के मनाजिर मैंने आपको पहले दिखाए वहां पर शदीद शैलिंग हो रही है। एक जहां पर यह मनाजिर चल रहे हैं वहीं पर दूसरी तरफ यह मंजर भी चल रहा है कि पाकिस्तान की फौज के सरबरा यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और साथ ही मौजूद हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ एक जनाजे को कांधा दे रहे हैं। यह जनाजा किसका है? यह जनाजा है उस शख्स का या उस रेंजर्स के जवान का कि जो कि 4 रेंजर्स के एहलकार एक गाड़ी तले दबे और वहां पर उनकी हलाकत हो गई। अब ये जो जहां हुए वहां पर एक बड़ा मामला शुरू हो गया है। कुछ जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनका कहना यह है कि ये जो गाड़ी थी ये दर हकीकत एक पुलिस वैन थी जिसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो हुक्काम है उनका कहना यह है कि ये जो गाड़ी थी ये शरपसंदों की यानी कि पीटीआई के वर्कर्स के पास थी और उन्होंने रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया। अब मामला इतना आसान नहीं लग रहा है। मामला इसलिए इतना आसान नहीं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का ये काफिला डी चौक तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ और इतनी बड़ी शेल्टर कैसे था। सबसे बड़ी अहम वजह यह थी कि उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तमाम सपोर्ट मौजूद थी। ये देखा गया कि दोनों तरफ से शेलिंग की गई, यानी कि पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से भी शेलिंग की गई और उन्हें बाकायदा सरकारी ख़जाने से यानी कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से यहाँ पर इनको शेल्टर दिया गया था। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से शेलिंग हुई। अगर आप हुकूमत की तरफ हैं तो आप ये कह रहे होंगे कि जनाब तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये सारा मामला किया, और अगर आप तहरीक इंसाफ की तरफ हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि आप कह रहे होंगे जनाब हुकूमत ने ये सारा मामला किया। दर हकीकत दोनों तरफ से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हुकूमतें टकरा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत है और यहाँ पर वफाक और पंजाब की हुकूमत भी शामिल है। लेकिन दर हकीकत मामला हो क्या रहा है? ये मामला इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। 4 रेंजर्स एहलकार का जहां होना, एक पुलिस एहलकार का जहां होना अब इस मामले को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई ये तस्वुर कर रहा है कि इस तमाम मामलात में इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के गले में एक और 9 मई
लगने वाला है। आपको याद होगा कि 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कोर कमांडर हाउस और दीगर फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, तो उस वक्त इसे तहरीक इंसाफ की जीत तस्वुर किया जा रहा था और अगले ही घंटे में यह बताया जा रहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया है। मुझे इस वक्त की और इस लम्हे की सूरत हाल कुछ ऐसे ही लग रही है। अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो मुझे यूं लग रहा है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें फ़िलहाल तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उन्हें जीत हासिल हो चुकी है और पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतें पीछे की तरफ जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा दर हकीकत होगा नहीं। जो नज़र आ रहा है वो ऐसा है नहीं और जो है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या इस सूरत हाल में आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सारी सूरत हाल में आइंदा दिनों के अंदर क्या होगा। इस वक्त मेरी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े ही अहम रहनुमा से और उनका कहना यह है कि अब इमरान खान के हामियों ने और ख़ास तौर पे बुशरा बेगम ने ये जो सब कर दिया है ये अब इनके गले पड़ने वाला है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा कि जो कि इस वक्त इस जलसे के इस मार्च के अंदर मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हमें ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि अगर हम यहाँ धरना देने में कामयाब हो गए तो उस सूरत हाल में जल्द ही इमरान खान की रिहाई का ऐलान हो जाएगा और हमें कम अज़ कम 3 से 4 दिन डी चौक के पास स्टे करना है। ये मैं आपको दोनों तरफ का मौक़िफ़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि जनाब एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ साबिक MNAs भी वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है और उनका मौक़िफ़ ये कि बस तहरीक इंसाफ को ये जो इनकी क़यादत है और ख़ास तौर पर बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये बताया जा रहा है बार बार कि बस हमारे मुज़ाकरात के मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर हम यहाँ स्टे करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस सूरत हाल में हमें जल्द ही इमरान खान की रिहाई मिल जाएगी। क्या वाकई में ये रिहाई मुमकिन है? अब जरा सूरत हाल को समझते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में रात का वक्त है और टेम्परेचर रात के होते होते तकरीबन 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि सख्त सर्दी शुरू हो जाती है। वहाँ पर खैमों के इंतज़ाम का कहा गया है, लेकिन ताहाल वहाँ पर इस वक्त खैमे मौजूद नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के इन तमाम कारकुनान को वहाँ पर रखने का इंतज़ाम किया जाता है और अगर इनकी कम अज़ कम हुकूमत के मुताबिक तादाद 5000 और तहरीक इंसाफ के मुताबिक अगर इस तादाद को 50,000 भी तस्वुर किया जाए तो इनके इंतज़ामात करना इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आसान नहीं होगा। अगर ये आसानी नहीं होती तो इस सूरत हाल में मुश्किलात बढ़ेगी और तहरीक इंसाफ के लिए रात गुजरने का अमल बहुत ही ख़तरनाक होगा। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये स्ट्रेटजी रखी जा रही है कि जैसे जैसे रात गुजरना शुरू होगी वैसे वैसे ऑपरेशन के अंदर शिद्दत लाई जाएगी, इन्हें अंदर तक शायद आने दिया गया और उसके बाद अब सही तरह का ऑपरेशन शुरू होगा। अगर ये जिसे सही तरह का ऑपरेशन कहा जा रहा है उसकी अगर बात को देखा जाए तो बार बार मोहसिन नकवी की बात सामने आ रही है कि जिसमें मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक पोशीदा हाथ तहरीक इंसाफ के इस सारे मार्च को चला रहा है। आखिर ये पोशीदा हाथ कौन सा है और उसके पीछे कौन है, ये बातें ज़ाहिर आगे की तरफ सामने आएगी। लेकिन अब क्या तहरीक इंसाफ के लोगों को यहाँ से कितना पीछे धकेलने में रात गए का ऑपरेशन कामयाब होगा? क्या रात को इनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, इन्हें 1-2 दिन के लिए यहाँ रखा जाएगा और रखने के बाद जिस तरीके से आपको याद होगा कि फैज़ाबाद का धरना हुआ था, फैज़ाबाद के धरने में 4 दिन लगाए गए थे और 4 दिन के बाद जब सख्त सर्दी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा तो उसके बाद रात गए ऑपरेशन एक किया गया था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डी चौक तक आना और इनसे कोई गलती करवाना ही मकसद था और लग यूँ रहा है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत वो गलती करने में कामयाब हो गई है। सरदस्त इस वक्त ये लग रहा होगा कि तहरीक इंसाफ इस बात में बिल्कुल जश्न मना रही है कि वो डी चौक तक पहुँच गई है और खान बस जल्द रिहा होने वाला है, जबकि दूसरे ज़रा इस बारे में कह रहे हैं कि गलती करवाना मकसद था और वो गलती हो चुकी है। आइंदा दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए हालात और वाक़यात अच्छे नहीं होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई बगावत हो सकती है, ख़ास तौर पर जो फ़ौजी दस्ते ऊपर मौजूद थे और जब ये सेल्फियाँ बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट करना और बहुत सारे लोगों ने ये व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया कि देखिए जनाब ये क्या हो रहा है, ये तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या फ़ौज इसमें पीछे हट गई है। अब मामला वहाँ पर फ़ौज की सिक्योरिटी का है, फ़ौज वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी को संभाले हुए, जबकि इत्तलात हमारे पास ये आ रही है कि जो अब इन्हें पीछे की तरफ धकेलने के लिए ऑपरेशन होगा वो रेंजर्स और पुलिस करेगी। फ़ौज दर हकीकत पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस
और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, पीटीवी का दफ्तर और उस रेड जोन के अंदर जितनी इमारतें हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। ये कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों के अंदर खुसूसन रात 11-12 बजे के बाद कोई ऑपरेशन में शिद्दत आ सकती है। पीटीआई के कारकुनान के पास, जो अगर पीटीआई के मुखालिफ हैं, तो वो ये बार बार दिखा रहे हैं कि जनाब पीटीआई के कारकुनान के पास असला मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ये दावा कर रही है कि बहुत सारे स्नाइपर्स मौजूद हैं। हकीकत यह है कि अब तक पीटीआई के किसी कारकुन की हलाकत की इतलात नहीं मिली है, जबकि इस वक्त जो रेंजर्स और पुलिस के कई अहलकारों की शहादत का वाक़या सामने आ रहा है। इससे ये नतीजा नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी यह है कि कोई हलाकतें ना हो दूसरी तरफ, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर आए हैं, वो इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि वहाँ पर किसी को रोका जाए या किसी को छोड़ा जाए। तो अब मामला गंभीर हो रहे हैं। अब इस वक्त जो लाशें हैं, ये जो जिसे कहा जाए कि जो सोग का अलम जिसे बताए जा रहे हैं, जो लाशें वो इस वक्त हुकूमत के पास हैं, और इसका मतलब ये वाज़ेह तौर पर है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छा शगुन नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, ये एक प्लान का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन एक और 9 मई करने में कामयाब हो गई है। और अब इस 9 मई का नतीजा क्या निकलेगा, यह आपको चंद घंटों के अंदर या फिर 2 से 3 दिन के अंदर मालूम हो जाएगा कि ये 9 मई अब इनका गला नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल वही गलती की है। हमेशा होता यह है कि सियासत में 2 स्टेप आगे बढ़ा जाता है, 1 स्टेप बैक चला जाता है, 2 स्टेप आगे 1 स्टेप बैक। जब ये यहाँ तक आ चुके थे तो इन्हें यहाँ पर स्टे कर मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश की है, जो अब इनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और मुझे ऐसा लगता है, आप माने या ना माने, पीटीआई की क़यादत एक बार फिर ट्रैप हो गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद आइंदा घंटों में जो इत्तलात आएंगी वो आप तक पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।